सो हेलो माय यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स, आई एम मयूरी जोशी। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो हम आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट यूनिट ही पढ़ते हैं, जो है कैपिटल बजट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कैपिटल बजट का क्या मतलब होता है? रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। इट हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द प्रोजेक्ट्स। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को स्टडी करते हैं। प्रोजेक्ट ए ले लिया, प्रोजेक्ट बी ले लिया, प्रोजेक्ट सी डी। ठीक है, इसमें हम ये पता करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हमको सबसे ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है ओवर टाइम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। और उसको कैपिटल नाम क्यों रखा है? क्योंकि हम बिग इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हैं। बिग इन्वेस्टमेंट जिसमें हम इसमें कर रहे होते हैं, इसलिए इसको कैपिटल बजटिंग नाम दिया है। बिग इन्वेस्टमेंट मतलब लाखों करोड़ों का हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि ये प्रोजेक्ट हमको आगे रिटर्न्स दे, रिटर्न्स प्रोवाइड करे। ठीक है, हम किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में अपना पैसा नहीं डालेंगे जो हमको रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर रहा हो या जो हमको लो रिटर्न प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक है, ऐसे किसी प्रोजेक्ट में हम लोग पैसा नहीं डालेंगे, कोई भी बिजनेस पर्सन पैसा नहीं डालेगा ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग का शॉर्ट में क्या मीनिंग होता है, जो आप 2 मार्क्स में लिख सकते हो अपने एग्जाम में, तो आप ये लिख देना जो मैंने दिया है। रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। पहले तो हम प्लान करेंगे ना कि हमारे लिए कौन सा प्लान सही है, कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेस्ट है, वो हम प्लान करेंगे। फिर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। फिर हम देखेंगे, मतलब पहले देखेंगे कि इसमें जैसे ए और ए प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, सपोज 2 प्रोजेक्ट अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, किसमें इन्वेस्ट करेंगे? जो रिटर्न ज़्यादा देगा, ठीक है, उसमें करेंगे। जिसमें कॉस्ट कम लग रही हो, कम लग रही हो उसमें करेंगे। जिसमें हमको बेनिफिट वही रिटर्न ज़्यादा मिल रहा हो, बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा हो, ऐसे प्रोजेक्ट में हम लोग इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि हमको ओवर टाइम, मतलब आगे तक फ्यूचर में भी, फ्यूचर तक हम लोग को रिटर्न मिलते रहें। ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है कैपिटल बजटिंग का? कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग अब। ठीक है, तो देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जैसे मैंने बोला अभी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसमें लिए जाते हैं। कि हम कोई शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे इसमें कि 2 महीने 3 महीने, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग लॉन्ग रन के लिए की बात कर रहे हैं। दीज डिसीजन इन्वॉल्व ह्यूज फंड। आप कितना सारा फंड इन्वेस्ट करोगे? तो क्या 2 महीने के लिए करोगे, क्या 4 महीने के लिए करोगे? नहीं करोगे। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स इसमें होते हैं। वंस टेकन दे आर डिफिकल्ट टू रिवर्स विदाउट लॉसेस। ठीक है, अगर इसलिए हम लोग इतना प्लानिंग पे फोकस करते हैं, इतना प्लानिंग करते हैं, क्यों? ताकि हमारा जो डिसीजन है वो रॉन्ग नहीं जाना चाहिए, रॉन्ग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हमको लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग इतना प्लानिंग, इतना सब कुछ स्ट्रेटेजिकली सब चीज़ों को करते हैं। ठीक है, फोकस ऑन फिक्स एसेट। इसमें फोकस किस पे किया जाता है? फिक्स एसेट। जैसे लैंड लेना है, बिल्डिंग लेनी है, मशीनरी लेनी है। सिर्फ प्रोजेक्ट की बात नहीं करते हैं इसमें। इसमें अगर जैसे हमको अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए कोई ज़मीन खरीदनी है, वो भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हुआ। ठीक है, लैंड एक बार ले लेंगे वो तो चलेगा ना, सालों तक, 20 साल तक, 30 साल तक एंड सो ऑन, वो चलेगा। बिल्डिंग भी चलेगी, मशीन भी चलेगी। ठीक है, 10 साल तक तो चलती है मशीन, 10-15 साल तक। बस उसमें मेंटेनेंस चार्ज होता है। ठीक है, मशीन का मेंटेनेंस चार्जेस इसमें होते हैं, अदरवाइज मशीन चलती है। दीज एसेट कंट्रीब्यूट टू द फ्यूचर ऑफ इनकम जनरेशन। ठीक है, आगे इनकम जनरेट करनी है तो ये वाले एसेट हमको हेल्प करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं कैपिटल एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल एसेट्स बोलते हैं ना। अब इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट क्या होता है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट करता है फ्यूचर ग्रोथ और सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इस इन्हीं डिसीजंस की वजह से हम आगे तक सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे कोई मशीन खरीदी है, M1 मशीन खरीदी है, तो लॉन्ग रन के लिए खरीद रहे हैं ना, इसी यही हमारे प्रोडक्ट को बनाएगी। ठीक है, तो पहले शुरू में ना हमारी लेबर इंटेंसिव थी, हमारी जो प्रोडक्शन था वो लेबर ज़्यादा थी उसमें। अब हमको प्रॉफिट होने लगा तो हमने अब एक मशीन खरीदी, तो जो जल्दी प्रोडक्शन कर रही है लेबर के कंपैरिजन में। ठीक है, जो जल्दी प्रोडक्शन कर रही है, जल्दी आउटपुट दे रही है, तो मशीन ऐसी खरीदेंगे ना जो 10-20 साल के लिए उसका कुछ ना बिगड़े, तो इससे हमारा बिजनेस का सर्वाइवल हो। अब हमने 10 लाख की या सपोज 5 लाख की मशीन खरीदी, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे ना, ये मैं एक्सपेक्ट करूँगी ना कि ये मशीन कम से कम 15 साल तो चलेगी ही। ठीक है, तभी तो मैं, अगर बार बार मशीन को मुझे दोबारा दोबारा खरीदना पड़े तो 15-15 लाख रुपए हर बार थोड़ी ना कोई बिजनेस पर्सन अफोर्ड कर पाएगा।
ठीक है, तो ये लॉन्ग रन में चलती हैं ये चीज़ें, इसलिए हम इनको खरीदते हैं। बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए हम लोग इनको खरीदते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, देखो नेक्स्ट लाइन में, रॉन्ग डिसीजन मे लीड टू हैवी लॉसेस। इसमें कोई भी रॉन्ग डिसीजन अगर हो जाता है तो कंपनी को हैवी लॉस भी उठाना पड़ सकता है, इसलिए हम सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, ये वाले कैपिटल डिसीजन जो भी लेते हैं। रिस्क और अनसर्टेनिटी तो देखो रहती ही है इसमें, कोई भी हम बिजनेस ही एक तरीके से, बिजनेस ही एक रिस्क है कि नहीं, वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि बिजनेस रिस्क ही है, लेकिन उस रिस्क को हम कम कर सकते हैं। वी कैन ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द रिस्क, वी कैन नॉट एलिमिनेट इट कम्प्लीटली। ठीक है, मेरी राइटिंग इतनी ख़राब है नहीं, ये यहीं पे ही थोड़ी ख़राब आती है, मेरी ओरिजिनल राइटिंग बहुत अच्छी है। ओके, तो क्या कह रही थी मैं, फ्यूचर कैश फ्लो जो है, जो देखो अनसर्टेन होता है, तो रिस्क एनालिसिस ज़रूरी होता है। मैनेजर मस्ट इवैल्यूएट पॉसिबल आउटकम बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, मैनेजर कौन होता है, मैनेजर जो सब चीज़ें, रिस्क देखता है, प्रॉफिटेबिलिटी देखता है, रिटर्न देखता है, तो उसको ये क्या करना है, उसको ये कोशिश करना है कि रिस्क भाई कम से कम होनी चाहिए, रिस्क जो है वो कम हो और हमको बेनिफिट ज़्यादा हो। ठीक है, बेनिफिट हमको ज़्यादा हो, ये हमें कोशिश करनी है। वी कैन, द मैनेजर कैन ट्राई, अब ऐसा नहीं कि रिस्क को हम कम्प्लीटली ख़त्म कर दें, कोई ना कोई रिस्क हो ही सकती है। ठीक है, तो हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, जैसा मैंने कहा हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं ज़रूर। ठीक है, एस्टिमेटेड, जैसे सारे मैंने ऑप्शन दूंगी कि ये हुआ, जैसे प्लान 1 फेल हो गया तो प्लान बी है, प्लान सी है, प्लान डी है। ठीक है, ये सारे 3 प्लान मेरे पास रेडी हो रखे हुए हैं, तो ठीक है, उस वैसे हम प्लान कर सकते हैं, मैनेजर प्लान कर सकते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसमें इंपॉर्टेंट होता है। मॉडल कैपिटल बजटिंग कंसिडर दैट टाइम वैल्यू, दैट मनी हैज टाइम वैल्यू। ठीक है, कि फ्यूचर कैश फ्लोज आर एडजस्टेड यूजिंग डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। टाइम की बहुत वैल्यू होती है मनी के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था ना कि प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू हमने डिस्कस किया था, तो हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट वैल्यू की, आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, आज के पैसों की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, इसके प्रॉपर फॉर्मूलेज पढ़े थे आप पुरानी वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो को देखें ज़रूर जाके, इसमें मैंने पीवी एफवी सब बताया, इसके फॉर्मूलेज बताए हैं। ठीक है, सारे एफएम के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताएं। दिस वीडियो इज ऑल्सो थ्योरी बेस्ड, न्यूमेरिकल की वीडियो मैं अलग से डालूंगी। ठीक है, जिसमें सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आई विल सॉल्व। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसके नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप यू डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। ठीक है, दैट इज टॉप कॉमर्स क्लासेस। टॉप कॉमर्स क्लासेस मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो फ्री है, उसमें आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे, कोई पैसा नहीं लग रहा है उसमें। मैंने ऑलरेडी यूनिट 1 के नोट्स उसमें प्रोवाइड कर दिए हैं, आप यू कैन चेक दैट आउट। ठीक है, मैं इसके भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो यू मस्ट ज्वाइन द चैनल। मैं उसकी लिंक जो है वो नीचे कमेंट में डाल दूंगी, तो आप उसमें ज्वाइन करिए। देखो, लिमिटेड रिसोर्सेज पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। फर्म के क्या है, हमेशा लिमिटेड, फर्म के ही क्या, तो कोई भी बिजनेस हम ओपन कर रहे हैं तो उसके रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड ही रहेंगे। जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जो एयर है, जो वाटर है, वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज ऐसा बोलते हैं। तो क्या है, दे मस्ट सिलेक्ट ओनली द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स। क्या कहने चाह रहे हैं, वो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट ही सिलेक्ट करेंगे जिससे इन्हें प्रॉफिट हो। ऐसे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट ना करें जिनसे ऐसा लग रहा है कि लॉस हो सकता है, ऐसे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट ना करें। दिस मेक डिसीजन मेकिंग क्रिटिकल। तो इसमें डिसीजन मेकिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आप देख सकते हैं। एक भी गलत डिसीजन से कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है, तो डिसीजन मेकिंग शुड बी वेरी स्ट्रेटेजिक। ठीक है, हर हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हमको डिसीजन लेना है। ये नहीं कि सिर्फ एक एस्पेक्ट देख लिया और हमने फाइनल कर दिया कि दिस इज, अब हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो हमको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए बिजनेस के अंदर। फिर आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जहाँ पर भी आएगा तो आपको समझ जाना है कि शेयर होल्डर की वेल्थ की बात हो रही है। ठीक है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब बिजनेस के प्रॉफिट की बात हो रही है। तो हमको ज़्यादा फोकस हम किस पे देते हैं कि वेल्थ को मैक्सिमाइज करो प्रॉफिट के साथ साथ। क्लियर, इज माई पॉइंट क्लियर टू यू? ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं,
प्रॉफिट को, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करो। प्रोजेक्ट दैट कैन ऐड वैल्यू टू द फर्म आर सिलेक्टेड। वैल्यू मतलब जिसमें शेयर होल्डर्स को फायदा हो, जिसमें जिन्होंने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उनको फायदा होना चाहिए, फिर ओनर्स को फायदा होना चाहिए, ठीक है, इन सबको फायदा होना चाहिए। ऐसे ही प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट करें जो बिजनेस को इंक्रीज करे, ना कि बिजनेस की वैल्यू को डिक्रीज करें, ठीक है। देखो अब क्या नेक्स्ट है, यूज ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स। इवैल्यूएशन टेक्निक्स क्या होती है, मेथड्स जो हम न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे, टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, बेसिकली प्रैक्टिकल चीजें होती हैं जिसके थ्रू वी कैन आइडेंटिफाई कौन सा प्रोजेक्ट हमें चूज करना है। जैसे मैंने बोला प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, कैसे सिलेक्ट करेंगे दोनों को, इसमें हम मल्टीपल जो है आई एम सॉरी मल्टीपल जो है इसमें हम फॉर्मूलाज लगाएंगे। जो हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा ना दोनों प्रोजेक्ट्स को लेके, दोनों पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करके कौन से किस पे हमको रिजल्ट हमको सही मिल रहा है, जैसे प्रोजेक्ट बी हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है या ए ज़्यादा बेनिफिट है, वो फॉर्मूले के बेस पे हमको आंसर मिल जाएगा फाइनली कि भाई ये बी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है या ए प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने थ्योरेटिकली आपको बता दिया, न्यूमेरिकल के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल की वीडियो है वो अलग से मैं बनाऊंगी, ताकि ये वाली वीडियो आप देखो जिसमें आपके थ्योरी की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर इसको देखने के बाद आप न्यूमेरिकल वीडियो देखना, तो आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो है वो डाउट भी क्लियर हो जाएंगे सारे। जैसे देखो इसमें एग्जांपल है, कंपनी डिसाइडिंग वेदर टू इंस्टॉल अ न्यू प्रोडक्शन प्लांट और अपग्रेड द एग्जिस्टिंग मशीनरी, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल दिया है। देखो अब एक सेकंड, मैंने यहाँ तो बोला ही, वेरियस मेथड क्या हो सकते हैं, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआर हो सकता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसके क्या फॉर्मूलेज होते हैं, इसके बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि इसकी वीडियो में अलग से स्पेसिफिकली बनाऊंगी, ठीक है। पे बैक पीरियड के होते हैं ये सारे, कौन सा आपको कौन सा मेथड यूज करना है, क्या एनपीवी मेथड यूज करना है, आईआरआर यूज करना है, पे बैक यूज करना है, कौन सा मेथड आपके प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट है, वो आप दोनों प्रोजेक्ट ए और बी में यूज करोगे, उसमें आप फाइनल डिसाइड करोगे कि हमको ए को चूज करना है बी को चूज करना है, ठीक है। जैसे अब ये सिंपल सा एग्जांपल ले लिया कि कंपनी को ये डिसाइड करना है कि नई मशीनरी खरीदे या फिर एग्जिस्टिंग मशीनरी को ठीक कर लें। अगर बहुत पैसा है, प्रॉफिट इस बार अच्छा खासा हुआ है, ठीक है, और हमें ज़रूरत भी पड़ रही है कि हमको ज़्यादा आउटपुट चाहिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो क्या करेगी कंपनी, नया प्लांट खरीद लेगी, ठीक है, इन केस अगर प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है कंपनी को तो। लेकिन अगर ऐसा है कि प्रॉफिट इतना अभी नहीं हो पाया है या कम हुआ है, तो कंपनी क्या करेगी कि अपग्रेड भी कर सकती है कि चलो मैं अपने पुरानी मशीन को भी अपग्रेड कर लेते हैं, बाद में हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में न्यू प्लांट भी खरीद लेंगे जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा हमको, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। प्रोसेस इसकी होती है, जो प्रोसेस होती है वो हमको वैसे ही फॉलो करना होता है जैसे वो प्रोसेस होती है। देखो जैसे सबसे पहले क्या होगा, ये पॉइंट्स क्या है, इसी तरीके से आपको याद करना है और इसी फॉर्मेट में लिखोगे तो बेटर रहेगा, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। क्योंकि जैसे अगर प्रोसेस जब भी पूछते हैं एग्जाम में, स्टेप्स पूछते हैं, स्टेप्स बताओ, ठीक है, प्रोसीजर बताओ, वही प्रोसीजर। तो जैसे वो दिया होता है ना जो सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में हमको एग्जाम में लिखना होता है। सीक्वेंस बिगाड़ देंगे तो नंबर आपके कट जाएंगे, सीक्वेंस सही रखोगे तो नंबर फुल मिलेंगे आपको, ठीक है। और अगर जैसे इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंस बताओ, तो उसमें आप कैसा भी सीक्वेंस फॉलो करो, उसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट या फिर टास्क या फिर जो भी है, ठीक है। फर्म आइडेंटिफाई पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना जरूरी है वो पहले फर्म पता करेगी, आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है। दीज में अराइज फ्रॉम एक्सपेंशन और रिप्लेसमेंट नीड्स। अगर एक्सपेंशन करना है या रिप्लेस करना है, मशीन नई खरीदनी है या मशीन को अपग्रेड करना है, ठीक है। स्क्रीनिंग ऑफ प्रपोजल, फिर प्रपोजल रखेगी कि ये 4 चीजें हैं ए बी सी डी, इसमें से आप चूज कर लो क्या आपको करना है। Initial evaluation is done to eliminate feasible, unfeasible projects. ऐसे प्रोजेक्ट पहले ही एलिमिनेट कर देंगे जो हमें लग रहे हैं कि सही नहीं है, इनको हटा दो पहले।
अब इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ठीक है। ओनली वायबल प्रोजेक्ट्स आर कंसीडर फर्दर। समझ में आ गया आपको? जो प्रोजेक्ट प्रॉफिट हमें देने वाले हैं वही प्रोजेक्ट आगे हम उनको लेके जाएंगे आगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल। थर्ड क्या है? एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोज। एक्सपेक्टेड इनफ्लो एंड आउटफ्लो आर कैलकुलेटेड। पहले तो ये देखेंगे ना कि हमारे पास कैश कितना है। तो मशीन परचेज करनी है, मशीन ऐसे तो है नहीं कि 10-12 हज़ार में आ गई। मशीन तो 1 लाख से स्टार्ट होती है, अगर बिग मशीन की बात कर रहे हैं। 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसमें हम डिसीजन लेना पड़ेगा हमको कि हमको हमारे पास कैश इनफ्लो कितना, आउटफ्लो कितना है। मशीन खरीदेंगे तो हमको और जगह पे क्या हम दे सकते हैं, मतलब इतना हमारे पास पैसा है कि मशीन भी खरीद लेंगे, सैलरी भी दे देंगे, ठीक है। डायरेक्टर्स की जो वो है, डायरेक्टर का जो सैलरी है वो भी दे देंगे, ठीक है। किसी का कमीशन है वो, ये सब चीज़ें एक्सपेंसेस भी दे पाएंगे। फिर सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, कौन सी टेक्निक मेथड यूज करोगे, एनपीवी, आईआर या फिर आईआरआर, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट किस तरीके का है, तो हम इसमें से कोई भी एक टेक्निक, उस पर टेक्निक मतलब कि फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एनपीवी का या आईआरआर का प्रोजेक्ट के ऊपर। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमने कैलकुलेशन किया, ठीक है। फिर कैलकुलेशन करने के बाद हमने आइडेंटिफाई किया कि ये प्रोजेक्ट बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर क्या है? इवेल्युएट करेंगे प्रोजेक्ट को। एनालाइज बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क। किसी प्रोजेक्ट में हो सकता है कि रिस्क ज़्यादा है और प्रॉफिट भी ज़्यादा है। किसी प्रोजेक्ट में हो सकता है रिस्क जो है वो मिनिमम है, ठीक है, नॉट सो हाई एंड नॉट सो लो, लेकिन प्रॉफिट जो है उसमें मिनिमम रहेगा। फिर तो प्रॉफिट किस पर डिपेंड करता है? रिस्क पे ही तो डिपेंड करता है। रिस्क कम होगी तो प्रॉफिट भी कम हो सकता है। तो वी विल फाइंड आउट कि क्या हम अभी रिस्क लेने को तैयार हैं। ये भी होता है बिजनेस का कि क्या अभी रिस्क लेने को तैयार है। फाइनेंशियल टेक्निक्स आर अप्लाइड फॉर कंपैरिजन। इसमें हम कंपेयर करेंगे थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, फिर हम पता कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट लेना है। ये 3 प्रोजेक्ट है, 1, 2, 3। अब इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा ही ये वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें या हमेशा ये वाला करें। डिपेंड करता है हमारी कंपनी अभी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या क्या चीज़ें की कैसा परफॉर्म कर रही है, बेसिकली क्या ज़रूरत है अभी, ठीक है। फिर क्या आ गया? सिलेक्शन डिसीजन। फिर हमने सिलेक्ट कर दिया, सपोज सेकेंड वाला सिलेक्ट कर दिया, तो बेस्ट प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया जो हमने ऊपर के पॉइंट्स में फॉलो किया था। प्रायोरिटी इज गिवन टू वैल्यू क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट। ऐसे इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन दिनों में कौन सा है जो वैल्यू ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। सपोज ये वाला है तो इसको सिलेक्ट कर दिया। फिर आएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। एक बार अप्रूव करने के बाद प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। रिसोर्सेज सारे एलोकेट हो जाएंगे। रिसोर्सेज में क्या आ गया? मनी आ गया सबसे पहले। लैंड अगर चाहिए, ज़मीन चाहिए, ज़मीन आ गई। अगर लेबर उसमें अगर ज़रूरत है तो लेबर आ गए, ठीक है। मैनेजरियल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है तो वो आ गए, उनकी सैलरी अलग होती है। समझ गए? 8 क्या है? मॉनिटरिंग कंट्रोल। परफॉर्मेंस इज कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड। ऐसा नहीं कि एक बार प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर दिया तो हो गया, भूल गए, हाँ वो अपने आप ही हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे हम कंटिन्यूस। डिविएशंस आर करेक्टेड। हो सकता है प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद भी उसमें कुछ प्रॉब्लम, परेशानियाँ, कुछ दुख, दर्द, समस्याएं आ सकती हैं, जिसको हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स के साथ, राइट। नेक्स्ट क्या है? पोस्ट कंप्लीशन रिव्यू। अब एक्चुअल रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विद एस्टिमेट। मैंने क्या सोचा था, ठीक है, मैंने क्या पाया, ठीक है, मैंने क्या सोचा था, मैंने क्या पाया, उसको हम ये करेंगे रिव्यू, ठीक है। इसमें हमें ये पता चलेगा कि फ्यूचर में हमको कैसा डिसीजन लेना। फिर आता है फीडबैक, ठीक है। एक्सपीरियंस क्या मैंने गेन किया इस प्रोजेक्ट को अप्लाई एग्जीक्यूट करके, लेकिन नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मैं अच्छी प्लानिंग और करता हूँ। मे बी मैंने इतना अच्छा डिसीजन नहीं लिया हो इस बार, बट मेरा एक्सपीरियंस, ये जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, ये मुझे आगे की फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए
प्रोत्साहित करेगा मेरे को, अच्छा सही मैं फ्यूचर प्लानिंग कर पाऊँगी। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, इंटरेक्टिव लगा होगा। तो आप यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू।